चलो स्टार्ट करते हैं अपना टैक्स का रिवीजन के साथ, ठीक है। सो हम लोगों का सबसे पहला स्टेप अंडर जीएसटी क्या था? रजिस्ट्रेशन, बराबर। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर हम लोगों ने ये देखा था अनटिल अनलेस जब तक कोई पर्सन रजिस्टर ही नहीं होता है तब तक हम लोगों का कोई टैक्स का आगे प्रोसेस बढ़ता ही नहीं। तो रजिस्ट्रेशन में क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या क्या है, वो हम लोग एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट विद रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर देखो कुछ टर्म्स कंडीशंस है, वो क्या क्या है हम लोगों की। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग को जो फॉर्म भरना पड़ता है उस फॉर्म का नंबर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 01, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नंबर क्या है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 01। नेक्स्ट आगे है, जैसे ही हम लोग ये फॉर्म भरते हैं उसके बाद हम लोग को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। समझे क्या रहता है? अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है और वो कैसा होता है, क्या सिर्फ अल्फाबेटिकल होता है या न्यूमेरिक रहता है? न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स, अल्फाबेटिकल मतलब ABCD। अभी हम लोगों ने देखा रहेगा अपना पैन कार्ड, अब पैन कार्ड के अंदर सिर्फ ABCD है या नंबर्स भी है? तो इसमें भी सेम वैसा ही होता है। अपने पैन कार्ड का नंबर तो इन्वॉल्व होगा ही, उसमें और 2-3 चीजें ऐड होती है, जैसे हम किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, बराबर। फिर इसके बाद में एक एक्स्ट्रा कोड दिया जाता है सिटी वाइज, तो वो सब चीजें मिला के टोटल कितने डिजिट का है? 15 डिजिट का, बराबर ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का, देखो ये लिखा है ना अल्फा न्यूमेरिक कोड। उसके बाद में क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट 15 डिजिट। नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या लिखा हो? अभी विदिन 30 डेज का क्या मतलब है? जैसे ही हम लोगों ने देखा है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ टर्नओवर ऑफ सप्लाई, टर्नओवर ऑफ सप्लाई मतलब क्या होता है? टर्नओवर ऑफ सप्लाई का मतलब होता है प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड सेल ऑफ गुड्स। जैसे ही हम लोगों की लिमिट क्रॉस हो जाती है, वो लिमिट क्रॉस होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है? जैसे कि समझो आज का डेट है 15 तारीख, आज हम लोगों का लिमिट क्रॉस होगा। इसमें शर्त क्या है कि जो टर्नओवर है वो हम लोग का लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, बराबर होगा तो नहीं चाहिए। सो अगर हम लोगों की लिमिट क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, जैसे कि आज हुई, तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन। अब ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया गया? अभी देखो हर कोई बिजनेस कर रहा है, ऐसा नहीं। अभी समझो शाम को मेरा लिमिट क्रॉस होता है तो क्या शाम को भागते भागते जाऊंगा? और कल संडे, परसों समझो हमारे घर में किसी का बर्थडे, तो ऐसा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज अपने घर में होता ही रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोलती है, भाई समझ में आता है सबको कि टाइम है या नहीं है, इसके लिए उसने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा पीरियड बढ़ा के दिया। लेकिन शर्त क्या है? 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका 30 दिन के अंदर नहीं हो रहा है तो 2 चीज आएगी, एक पेनल्टी और दूसरा इंटरेस्ट। पहला क्या है और दूसरा 10,000 की पेनल्टी। जैसे आज की डेट क्या है? आज 20 तारीख है, बराबर। तो अगले महीने की 20 तारीख तक अगर देखते तो लगभग 30 दिन होता है, बट अगले महीने की हमने 25 तारीख को करवाया, सो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 5 दिन के हिसाब से हम लोगों का पर डे जो रहता है और 200 रुपीज है। लेकिन मैक्सिमम कितना है? 10,000। कितना भी लेट हो 10,000 आपका है, बराबर। क्योंकि इसमें रूल क्या है? डिले कंपेयर्ड विद मैक्सिमम ओवर कितना है? 10। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो सेकेंड इंटरेस्ट भी इस पे चार्ज हो सकता है। इंटरेस्ट कितना परसेंट? या तो 18% या तो 24%। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया हम लोग को लिमिट 30 डेज का। अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 कैटेगरीज ऑफ बिजनेस दिखाई देता है। अब पहले कैटेगरी में ये देखो, ये पर्सन क्या कर रहे हैं? सारी चीजें बेच रहा है, मतलब इसके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया ना। ये पिक्चर आपने देखा होगा, ये लोग कोई चीज बेचते नहीं है, ये लोग क्या करते थे? शादी का अरेंजमेंट करने का काम। शादी का अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया? ये लोग प्योरली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस। लेकिन अगर आप लोग डोमिनोज है, मैकडॉनल्ड्स है, ये सारी चीजें देखेंगे तो ये लोग गुड्स के साथ साथ सर्विस भी देते हैं। तो क्या मैं इसको बोथ बोल सकता हूँ? ओके। सो नेक्स्ट है, अगर हम लोग का बिजनेस गुड्स का है
हम लोग का बिजनेस सर्विस का है और हम लोग का बिजनेस इन दोनों का है। तो इन तीनों के कैटेगरी में हम लोग के लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना होगा वो हम लोग को क्या करना है, देखने का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का जो लिमिट है वो बाइफोकेट किया गया है 3 कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इसको हम लोगों ने केस 1, केस 2 और केस 3 के हिसाब से सीखा। सो कैटेगरी 1 में देयर आर 1 2 3 4। पहला क्या है, मणिपुर, दूसरा कौन, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। तो ये 4 स्टेट्स है जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी बोलते हैं। तो इन 4 कैटेगरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट टर्नओवर देखना कितना दिखाई दे रहा है आपको। इट इज नॉट 10 लाख, इट इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 10 लाख आया तो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा 10 लाख 1 रुपया आया तो 2 रुपया आया तो मैंने सिर्फ 2 रुपया, मैंने 10 लाख बोला ही। हाँ जरा ध्यान देने का, अगर मैं बोलूँ 10 लाख 2 रुपया तब आपका आंसर इज सेटिस्फाइड। ये जरूरी नहीं है 1 रुपया, 10 लाख 8 ना हुआ तो भी आए, समझ गया। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 10 लाख ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब अगर हम लोग का बिजनेस किसी भी तरीके का बिजनेस एक्टिविटी इन 4 स्टेट्स में है तो गुड्स के लिए भी लिमिट है 10 लाख, सर्विस के लिए भी लिमिट कितनी है 10 लाख और बोथ के लिए भी लिमिट्स कितनी है 10 लाख। समझ में आया आपको। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट स्टेट बदलते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये आ गया अपना कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 में क्या क्या नाम है देखो, उत्तराखंड, पुडुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और तेलंगाना। समझ में आया तक। तो अगर ये सारे स्टेट्स होते हैं तो हमारी लिमिट चाहे गुड्स के लिए है तो भी सेम होगी, सर्विस है उसके लिए भी सेम और बोथ है उसके लिए भी क्या होगी, सेम होगी। और इसकी लिमिट कितनी है याद किए थे हम लोगों ने, 20 लाख। यानी कि हम लोगों का बिजनेस अगर गुड्स का है और हम लोग का अमाउंट क्या होता है 20 लाख से क्रॉस कर जाता है तो हम लोगों का कंडीशन सेटिस्फाइड, हम लोग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर 20 लाख से कम होगा तो हम लोग नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा है, उत्तराखंड, पुडुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और तेलंगाना। नेक्स्ट लास्ट पार्ट कैटेगरी नंबर 3। अभी कैटेगरी नंबर 3 के अंदर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो क्या लिखा हुआ है, कश्मीर, आसाम। इसको 1 वर्ड में याद रखने का तरीका है, पहले 2 कैटेगरी के अलावा कोई भी है सब। अगर ऑल अदर कैटेगरीज, ऑल अदर मतलब कि आप पहले 2 स्लाइड में जो आए थे ना स्टेट्स वो छोड़ के बाकी सब। तो अगर मैं सब बोलता तो जम्मू कश्मीर भी आ गया उसके अंदर, महाराष्ट्र भी आ गया, गोवा भी आ गया, बराबर ना। तो बाकी के पहले जो 2 कैटेगरी में आते हैं वो सब इसके अंदर आए। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज क्या जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, किसके लिए, अगर आपका बिजनेस गुड्स का है। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है, अगर आपका बिजनेस किसका है, सर्विस का है। नेक्स्ट, अब तीसरा क्या था, बैक तीसरा कैटेगरी क्या है, बराबर ना। सो बोथ के लिए भी कितना है 40, यानी कि फर्स्ट ये जो है गुड्स वाला और बोथ वाला, इन लोग के लिए लिमिट कितनी की है 40, लेकिन सर्विस के लिए कितनी सिर्फ याद रहेगा वाला बात, ठीक है ना। इसके पहले के कैटेगरी नंबर 1 में देखो 10 लाख था, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो चाहे बोथ हो। फिर इसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी था उसके अंदर 20 लाख 20 लाख 20 लाख सबके लिए, लेकिन इसके अंदर हम लोग ने कैसे लिखा याद है, 40 लाख 20 लाख 40 लाख, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है लास्ट कैटेगरी, इसके अंदर सारे कैटेगरी वाले बिजनेस क्या होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो स्लाइड आता है उसमें कुछ ऐसा है, पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई भी बिजनेस करने के लिए जैसे कि मैंने बताया हम लोग को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मस्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोग को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं, गवर्नमेंट ने बोलते ये सारे लोग अपने रजिस्ट्रेशन के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, इन लोग को जरूरत ही नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हम लोगों का सप्लायर ऑफ, क्या लिखा हुआ, अब मेरे को बताओ एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विस। अब सवाल है ये क्या वर्ड है, मतलब टैक्स भरना है या नहीं भरना। जब इसको टैक्स ही नहीं भरने का तो ये रजिस्टर होके क्या करेगा, समझ गए आप लोग। इसको टैक्स भरना ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करके करेगा क्या, बराबर। तो जिसका बिजनेस एग्जेम्प्ट गुड्स का है, एग्जेम्प्ट सर्विसेज का है, उसको अपने को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल अपना जो बिजनेस कर रहा है आराम से कर सकता है। नाउ सेकंड क्या है, यानी कि इसमें फार्मर्स किसान लोग आ गए,
अब रूल के हिसाब से देखा जाएगा तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो उसका रिटर्न वगैरह फाइलिंग वगैरह का काम है वो बहुत लेंदी है। पहले तो एवरी मंथ करना होता है, डिपेंड ऑन वो कौन सा पर्सन, फिर 3-3 महीने पे करना पड़ता है, फिर ईयर के एंड में 31 दिसंबर को करना पड़ता है, फिर मार्च में करना पड़ता है। अगर देखा जाएगा तो कितने सारे, तो इतना सारा वो बार बार सीए के पास आते जाते काम करेगा या अपना खेती का काम करेगा? इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला भाई इसको हटा दो, क्योंकि ये सब ये परेशानी में फंसता है टैक्स के चक्कर में, तो ये खेती कब करेगा? इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, इसके लिस्ट से हटा दिया, आप बाहर हो भाई, आपको कोई जरूरत नहीं है जीएसटी के अंदर आने की। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? एडवोकेट के पास हम लोग कब जाते हैं? खुशी में जाते हैं या टेंशन में जाते हैं? ऑलरेडी परेशान है, ऊपर से एडवोकेट के पास जाते हैं और उसको फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई हम लोग का कुछ केस कर दो, हम लोग को जिता दो, ऊपर से वो जीएसटी मांगेगा, गलत है। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई एडवोकेट आप भी हट जाओ इस लिस्ट में से। नेक्स्ट और लास्ट क्या लिखा हुआ? मतलब आगे जाके गवर्नमेंट और किसी को स्पेसिफिकली बताती है कि भाई आपको भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ऐड ऑन हो सकते हैं। राइट नाउ सिर्फ कितने हैं? राइट नाउ सिर्फ 3 है। आगे जाके अगर बढ़ेंगे गवर्नमेंट स्पेसिफिकली करेगी तब जाके उसको यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। अभी सिर्फ 3 ही है। अभी कल को जाके बोलेंगे कि भाई जितने भी क्लासेस वाले बिजनेस है उसको भी जरूरत नहीं है। अभी तक किया क्या? अगर करा तो ठीक। नेक्स्ट, इसको याद रखने का तरीका ठीक है। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कैसा है, कंपलसरी का मतलब उन लोगों को कंपलसरी है। देखो नॉर्मल रूल क्या है, आप बिजनेस चालू करो, बिजनेस से पैसा कमाओ, लिमिट कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन कमाओ, उसके बाद में टैक्स भरो। लेकिन इन लोग के लिए कैसा है भाई, आपके लिए कोई रहम नहीं, आपको डायरेक्ट पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में बिजनेस खोलो, बिजनेस खोल के बाद में पैसा दो। बाकी सब लोग के लिए कैसा, वो लिमिट है अभी देखा ना आपने 10 लाख 20 लाख 40, बाकी सब लोग के लिए वैसा है, बट इन लोग के लिए कैसा है, पहले रजिस्टर कराओ फिर बिजनेस करो। उन लोग के लिए कैसा, पहले बिजनेस करो फिर रजिस्ट्रेशन। फर्क समझ में आ रहा है? यानी कि जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते वो लोग पहले बिजनेस कर लो, पैसा ज्यादा हुआ तो रजिस्टर करो। इन लोग के लिए कैसा है, पहले रजिस्टर करो बाद में बिजनेस। तो इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, आरसी मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जितने लोग आते हैं वो सब, बराबर। नेक्स्ट कौन है, ई कॉमर्स मतलब कौन होता है, वो जो ऑनलाइन बिजनेस करेंगे वो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। नेक्स्ट, ये किसका एजेंट है, टैक्सेबल सप्लायर। याद है एग्जेम्प्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए नॉट लायबल था, ये कौन सा वाला है, यानी कि ये पर्सन ऑलरेडी टैक्सेबल है, यानी कि इसने खुद ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, ये उसको एक गुड्स को बेच के देने में मदद कर रहा है। अगर इसका मालिक टैक्सेबल तो उसका एजेंट भी टैक्सेबल, यानी कि इसको कंपलसरी क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। अगर इसका मालिक एग्जेम्प्ट तो एजेंट भी एग्जेम्प्ट, समझे। नेक्स्ट, ये क्या लिखा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब। अब मेरे को बताओ मैं लेक्चर्स कहाँ लेता हूँ, क्लासेस में। क्लासेस किधर है, बैंड्रा, मुंबई, महाराष्ट्र, यस और नो। मतलब मैं नॉर्मली जहाँ पे भी लेक्चर ले रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर ले रहा हूँ। कभी कभार मैं महाराष्ट्र के बाहर गुजरात में भी जाता हूँ और बेंगलोर यानी कि कर्नाटका भी जाता हूँ। लेकिन मेरा वर्ड सुना आपने, कभी कभार। क्या ये मेरा रेगुलर इन नेचर है? अपन बोलते हैं ना चलो कैजुअली मिलते हैं, कैजुअली का क्या मतलब, रेगुलर होता है ऐसे ही जस्ट टाइम पास के लिए, कभी कभार के लिए, ये वही चीज है। यानी कि अगर कोई पर्सन अपना स्टेट छोड़कर कभी कभार बाहर जाकर भी कोई सर्विस वगैरह करता है तो वो पर्सन के लिए भी क्या होता है। अब मैं बताऊं, मैं बाहर जाके पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं फेमस हूँ या नहीं। अगर फेमस हूँ तो मुझे इनकम भी ज्यादा होता, तो गवर्नमेंट क्या होती है भाई ज्यादा कमा रहे चलाओ, समझिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैजुअल टैक्स। ये क्या लिखा हुआ, टीडीएस का मतलब वो लोग जो लोग टैक्स डिडक्ट करने का काम करते हैं, बराबर। तो उनके लिए भी क्या है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक। नेक्स्ट, आप लोगों ने फ्रेंचाइजी बिजनेस सुना, आप लोग को अगर मौका दिया जाए भाई चलो किसी का भी फ्रेंचाइजी लो, तो आप किसका फ्रेंचाइजी, सोचो। हमको बिजनेस करना है लेकिन बिजनेस करने का कोई आइडिया नहीं है, तो हमने सोचा चलो एक काम करते किसी का रेडीमेड बिजनेस ले लेते। तो जैसे इसने बोला कि हम लोग मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी लेंगे। नॉर्मली मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी लेने के लिए 1.25 करोड़ रुपए देना पड़ता है, कितना,
अब एक गरीब इंसान के हिसाब से 1.25 करोड़ दे सकते, वहाँ पर 100 करोड़ इतना था, लेकिन 1 साल के अंदर कवर हो जाएगा। क्या ये बात मानते हो? कभी मैकडॉनल्ड्स गए हो? कितना बिल हुआ है? 50, 20, 30 रुपया। जैसे बड़ा पाव खा क्या 20 रुपये, मिनिमम 300-400, ऊपर से अलग से वो स्कीम भी देता है, ये और ऐड कर दो इतना हो जाएगा, वो ऐड कर दो इतना हो जाएगा। जबरदस्ती को बेचता है कि नहीं, और इंग्लिश में बोलता है, अपने को वैसे ही नहीं समझता, बराबर ना? बराबर ना? तो जहाँ पे बिल हम लोग सोच के तो 150-180 रुपया, पता नहीं 380 हो जाता है, कुछ समझता नहीं ये सब लोग। तो कहने का ये मतलब है कि वो पैसा रिकवर हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं। अब मेरे को बताओ क्या लगता है, मैकडॉनल्ड्स वाला ऑलरेडी बहुत पैसा छाप रहा है, मैं उसका जस्ट फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, तो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, अब मैं उसके बिहाफ पे ले रहा हूँ, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? जैसे याद है एजेंट का मैंने बताया था, अपना मालिक ऑलरेडी टैक्सेबल है, तो अपन भी क्या बनेंगे? उसके लिए क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। तो उसी तरह अगर हम लोग किसी का फ्रेंचाइजी बिजनेस लेते हैं, समझे क्या, तो उसके लिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा? समझ गया? नेक्स्ट बढ़े आगे। ये क्या लिखा है? मैं पूरा प्रोडक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में सेल करता हूँ, मैं गोवा में भी सेल करता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ महाराष्ट्र में बेचना का मतलब लोअर लेवल होगी, महाराष्ट्र के बाहर क्रॉस हो रहा हूँ इसका मतलब मैं और ज्यादा बिजनेस बड़े लेवल पे कर रहा हूँ। तो भाई अगर तू बड़े लेवल पे कर रहा है तो कहाँ, तो छोटा आदमी चल रजिस्ट्रेशन करवा ले अपना। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये सर्विस वाले लोग के लिए, सर्विस समझते हो, और ये बिजनेसमैन के, गुड्स वाले, समझ गए? तो चाहे आप गुड्स स्टेट के बाहर बेचो या आप सर्विस स्टेट के बाहर करो, आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ? हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता, डायरेक्ट गूगल छान मारते। देखिए एक बात पता है, गूगल में हर चीजें सच नहीं होती, वो किसी ना किसी ने जो अपलोड की गई है उसको ही वो क्या करता है, हिस्सा पूरा छान कर अपने को प्रोवाइड करता है, ये सो नो। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें उसमें सही रहती है मोस्टली, बराबर की नहीं? तो अगर आपको कल को ऐसा बिजनेस करना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे अपने पूरे स्टडीज में आपने जितने भी साल पढ़े, कहीं पे ये नहीं सिखाएगा पैसा कैसे कमाने का। कहीं है कोई सब्जेक्ट कि भाई ये एक सब्जेक्ट है, ये पढ़ो अच्छे से, इसमें सिखाया जाएगा कि पैसा कैसे कमाए। पढ़ना सिखा रहे, जीना सिखा रहे, लोगों के बारे में बता रहे, बट पैसा कैसे कमाने का कोई नहीं बता। तो आपने ये ध्यान में रखते हुए बहुत मेहनत करके एक वेबसाइट बनाई जिसमें हाउ टू अर्न द मनी इन एक्चुअल वो बना दिया, और वो वाकई क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ये सब लोग। तो क्या लगता है आपको, लोग फॉलो कम करेंगे या बहुत ज्यादा करने लगेंगे? क्योंकि पढ़ाई के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या, अर्निंग ही है ना। तो क्या हम ऐसा वेबसाइट नहीं बना सकते? पक्का ना? देख वो वेबसाइट में क्या होगा, डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। सो जो लोग ऐसा टाइप का बिजनेस करते हैं, जैसे गूगल क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेटा ही प्रोवाइड करता है। बीच में याद है ट्रिवागो करके आता था, ट्रिवागो कुछ बेचता नहीं था, वो जितने भी होटल्स होते थे अलग अलग वेबसाइट पे, तो जितने भी होटल्स का जो सस्ते से सस्ता भाव रहता था वो आपके सामने क्या करता था, जस्ट डेटा प्रोवाइड करता था। तो ये सब लोग कौन है? तो कल को अगर आप भी ऐसा कोई ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड करने का वेबसाइट ओपन करते हो तो ऐसे बिजनेस के लिए क्या है, ये भी समझ में आया आपको? ओके नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है? पहली बात तो नॉन रेसिडेंट मतलब इंडिया का रहने वाला है, बाहर का रहने वाला, एक तो बाहर का रहने वाला है प्लस तब तो ये तो पैसा वाला है ना, इसको तो फांसेंगे ना हम। समझ गए आप लोग? ये अभी सुन जरा, ये क्या लिखा है? बट यहाँ पे मैं अगर एग्जाम डाल देता हूँ तो याद है पहला नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये उस कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, ये क्लियर हो गया? इसको याद करने के लिए पहले, इसके पहले हम लोग ने सांस देखा था ना, अब उसी सांस का अपने को क्या दिखाई देगा, क्लियर हो गया? ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है मिस्टर एक्स इज अ नॉन रेसिडेंट और उसका पूरा डेटा देता है, तो नॉर्मली हम लोग जब रजिस्ट्रेशन का सम सॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग ने 4 पार्ट्स में सीखा, इंट्रोडक्शन, कंडीशन, वेरिफिकेशन, कंक्लूजन।
लेकिन अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे द पर्सन इज लायबल फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। क्यों कंपलसरी रजिस्ट्रेशन? क्योंकि वो उसी के कैटेगरी के अंदर फॉल होता है। समझ गया? ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक क्या था? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या लिखा हो। सबसे पहले तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूं, टर्नओवर मतलब सेल्स। सेल्स किसका? या तो गुड्स का, दूसरा सर्विस का। सर्विस बेची नहीं जाती, सर्विस क्या की जाती है? प्रोवाइड की जाती है। इसलिए टर्नओवर को मैं ऐसे बोलूंगा, सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। क्लियर हुआ? पहला क्या? सेल ऑफ गुड्स, और दूसरा इसका मतलब क्या है? तो इसका जो हम लोग टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे ना, वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, उसके अंदर ये चीजें नहीं लेंगे। ये क्या वर्ड है? मैं एग्जांपल बताता हूँ। परचेज, हमको क्या चाहिए? सेल्स चाहिए ना, यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन के सम में परचेज आए, मैं उसको इग्नोर करूँ। दूसरा एक्सपेंसेस, मेरे को सिर्फ टर्नओवर चाहिए, अगर एक्सपेंसेस आए तो भी मैं उसको क्या करूंगा? अगर क्वेश्चन में टैक्स आए तो टैक्स को भी मैं क्या करूंगा? इग्नोर। सिंपल भाषा में मेरे को क्या चाहिए? टर्नओवर चाहिए ना, तो या तो वो सेल्स होना चाहिए या तो सर्विस। अगर इसके अलावा कुछ भी आए तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर। क्लियर? देखो क्या क्या चीज है। सबसे पहला देखो, जैसे कि मैंने बोला परचेज, तो परचेज को रजिस्ट्रेशन के टर्नओवर में नहीं लेने का। नेक्स्ट, इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड मतलब अपने पास आना। कोई चीज अपने पास रॉ मटेरियल कब आएगा? मतलब सिंपल भाषा में परचेज का ही एक पार्ट। नेक्स्ट, सर्विसेज अवेल्ड का मतलब सर्विस दी जाती है ना, सर्विस देने को सर्विस प्रोवाइडेड, और सर्विस प्रोवाइडेड इज अ टर्नओवर। सर्विस अवेल्ड का मतलब आपने सर्विस लिया। जैसे एग्जांपल, मैं आपको यहाँ क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? आप मुझसे क्या ले रहे हो? फर्क पता चला? तो सर्विस लेना और सर्विस देना, आप सर्विस ले रहे हो वो एक्सपेंस हुआ, आप सर्विस दे रहे हो वो क्या हुआ? इनकम की कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो हमने पहले ही हटा दिया था अपनी लिस्ट के अंदर से। नेक्स्ट, आरसीएम के अमाउंट को भी कंसीडर नहीं किया जाता व्हाइल कैलकुलेटिंग। नेक्स्ट, इज अ टैक्स, टैक्स इज एन एक्सपेंस, उसको भी कंसीडर नहीं किया जाता। बराबर? और लास्ट का क्या है? एक्सपेंस। इसका आप लोग फोटो ले, ताकि अगर कभी कैलकुलेशन करने में आए, रहता ना कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर, तो ये ले लेना इसका फोटो, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, हो गया? नेक्स्ट, वरन दिया ना? आगे ये हो गया हम लोग का फर्स्ट चैप्टर डन, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर। सेकंड पे हाँ, जीएसटी लाइन राइट नीचे नीचे नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, ये जो अभी हम लोग ने किए ना, इसका वेटेज है। अभी जो हम लोग ने किया रजिस्ट्रेशन 15 मार्क का हो सकता है। अगर 2 साल का दिया, शायद आपको याद है 31 मार्च तक रहता था, तो हम लोग एक बार टेबल बनाते थे। 31 के मार्च के आगे भी रहता था, तो अपन दूसरे बार टेबल बनाते थे। यानी कि कितने बार टेबल बनाए? तो 20 मार्क हो। अगर सिंगल रहेगा तो छोटे मार्क्स का होता है, कम मार्क्स का दे सकते हो। बराबर? नेक्स्ट टॉपिक है अगेन कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। अब तक आपने क्या क्या रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्टर करने के बाद टैक्स भरने की जब बारी आई, ये वो चल क्लियर कट 20 मार्क्स अपने हाथ का। इसका फॉर्मेट काफी आसान है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। ये क्या लिखा हुआ है? आउटपुट टैक्स का मतलब सिंपल भाषा में सेल्स टैक्स। और सेल्स टैक्स कैसा मिलेगा? सेल्स इनटू रेट।
सेल्स कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, लास्ट लेक्चर हम लोग किए हुए थे। रेट कहाँ से दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें ये क्या वर्ड लिखा हुआ याद है, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट का मतलब अगर सेल्स है तो इनपुट का मतलब क्या है, और इनपुट का कभी कभार क्या दिया रहता था, याद है हम लोग ओपनिंग और इनपुट ऐड करके क्या करते थे, माइनस किया करते थे। माइनस करने के बाद आंसर शायद आपको याद रहेगा, प्लस 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 जीएसटी लाइफ, माइनस 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 कैरी फॉरवर्ड या रिफंड। और अगर आंसर प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस प्लस आता था तो उसको क्या करते थे, एडजस्ट करते थे। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे याद रखो ओपनिंग बैलेंस दो तरीके का होता है। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे थोड़ा सी एरर है, ये कैश लेजर। बराबर, दो तरीके के लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर। बराबर, आगे वैसे तो इसके बारे में कुछ होगा नहीं, सिर्फ याद रखने का ओपनिंग बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगर आंसर प्लस में आए तो, माइनस में आए तो दो बात हो, या तो रिफंड होगा या तो वो डिपेंड है मंथ के ऊपर। किसके ऊपर, मंथ के ऊपर। मंथ में क्या दिया रहता है कि अगर वो मार्च महीने का है, कौन सा महीने का, मार्च महीने का है तो रिफंड होगा। अप्रैल में जून जुलाई का अगर माइनस है तो वो क्या होगा, कैरी। नेक्स्ट, अभी ये क्या लिखा हुआ, दो तरीके का था, एक विद इन द स्टेट और दूसरा विद इन द स्टेट को क्या बोलते हैं, और इंट्रा स्टेट डिवाइडेड इनटू टू, सीजीएसटी। ये क्या लिखा, स्टेट के बाहर। ये भी दो है, एक आईजीएसटी और एक यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी हम लोग नहीं करते क्योंकि है ही अपने को सिर्फ क्या है, आईजीएसटी। यानी कि अगर देखा जाएगा तो एक्चुअल अपने को तीन जीएसटी, पहला आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। ओके, तो इंट्रा स्टेट का जो भी होगा वो हम लोग को क्या करना रहता है, बांट देना पड़ता है। देखो वैसे पहला क्या था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, और चौथा कौन सा था, यही था ना, जिसमें से ये हम लोग को नहीं करना है। पहले कितने, सिर्फ तीन। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ एग्जांपल देखिए, इंडिया दिख रहा है, देखो यहाँ ये हमारा बन रहा है, ठीक है। स्टार्ट। सबसे पहला एग्जांपल कहाँ पर है, एक पर्सन है मुंबई से जिसने क्या किया, सेल्स किया। कहाँ पे सेल्स किया, देखो अब देखो तो मुंबई कहाँ पर और पुणे कहाँ पर, दोनों से महाराष्ट्र के अंदर ही है, विद इन द स्टेट है। विद इन द स्टेट का मतलब नेक्स्ट। अब ये हो गया पहला केस, समझे ना। नाउ नेक्स्ट केस, ये मुंबई है, यूपी है। अब इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल्स किया, स्टेट के बाहर हो गया, इंटर। सेकेंड वाला भी क्लियर हुआ। नाउ थर्ड, मुंबई है, इंडिया है, पाकिस्तान दिख रहा है, आगे अफगानिस्तान भी है, लेकिन हम लोग ने माल किधर बेचा, अब यहाँ पे स्टेट की बात नहीं चल रही, यहाँ पे अभी कंट्री टू कंट्री की बात चल रही। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट। यानी कि अगर देखा जाएगा तो सेल्स तीन कैटेगरी का, पहला विद इन द स्टेट, दूसरा आउटसाइड द स्टेट, और तीसरा आउटसाइड द कंट्री। जब विद इन द स्टेट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट, जिसमें क्या लगेगा, बराबर। और जब स्टेट के बाहर रहेगा उसको बोलते हैं अपन इंटर स्टेट। इंटर स्टेट पे क्या लगता है, और जब हम लोग देश के बाहर चले जाएंगे तो उस पे क्या लगता है, बराबर ना। अब मेरे को तो जब इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, क्या उस पे जीएसटी आएगा, पक्का ना, तो वो हमेशा क्या होगा, क्योंकि जीएसटी की शर्त क्या भाई, जीएसटी होना तो चाहिए। कि यहाँ पे जीएसटी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, वो एक अलग टाइप का टैक्स है। क्लियर हो गया। यानी कि अगर अपने को क्वेश्चन में कोई भी सेल्स लिखा हुआ है नील, लेकिन वो नील कब होगा, देश के बाहर होगा। तो नेक्स्ट, अब बात आती है, चलो हम लोग को क्लियर हो गया कि हम लोग को जीएसटी कैलकुलेट करना। अब जीएसटी कैलकुलेट करने के कितने फॉर्मूले, दो, पहला इंक्लूसिव और दूसरा एक्सक्लूसिव। हमेशा एक्सक्लूसिव ही होता है, इंक्लूसिव होगा तो लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों का एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला है वो जीएसटी इज इक्वल्स टू टैक्सेबल सर्विस इनटू टैक्सेबल सर्विस होगा या टैक्सेबल अमाउंट होगा
जो भी होगा वो यहाँ लिखना है। मतलब सिंपल वर्ड क्या होना चाहिए? एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे टैक्सेबल भी देगा, क्वेश्चन में मुझे एग्जाम भी देगा, लेकिन मेरे को टोटल किसका लेना? वो चाहे तो सर्विस भी हो सकता है, वो चाहे तो अमाउंट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर गुड्स का हुआ तो अमाउंट होगा, सर्विस का होगा तो सर्विस। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है? एक्सक्लूसिव का। अब इसके नीचे क्या आएगा? इंक्लूसिव का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? अमाउंट इनटू रेट अपॉन, शायद से याद रहेगा हम लोगों ने पहले सब में यही किया। समझो 18 है तो फॉर्मूला क्या है? 18 डिवाइड बाय 118। 28 है तो 28 अपॉन 128। 5 है तो 5 अपॉन 105। लेकिन इसमें डायरेक्ट क्या है? 5%। अच्छा, इसमें अपने से गलती क्या हो सकती है? अपन वो परसेंटेज का बटन क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले याद रखना, कभी भी परसेंटेज बटन यूज नहीं करना है। परसेंटेज मतलब क्या? डिवाइड बाय 100। क्या यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिवाइड बाय 100 दिखाई दे रहा है? इसके लिए हम लोग इसमें परसेंटेज बटन यूज नहीं करते। यानी कि अगर आप लोग ऐसा है 1,18,000 इंटू 18 डिवाइड बाय 118% है भाई, ना मतलब आपने डबल बार डिवाइड किया तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो इसमें याद रखने का परसेंटेज फॉर्मूले में चेक करो, कभी हम लोग उसको यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपके दो फॉर्मूले। अब ये क्या लिखा हुआ? यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले एडजस्टमेंट आया था, एडजस्टमेंट, क्रेडिट एडजस्टमेंट, ये उसकी बात चल रही है। सो क्रेडिट एडजस्टमेंट करने का मतलब होता है मैनर ऑफ आईटीसी। तो मेरा काम सबसे पहले ये बनता है कि आईटीसी का जो भी आउटपुट है तो उसको अपने को पहले आईजीएसटी के आउटपुट में से आईजीएसटी माइनस करना है। अगर फिर भी बच गया तो अपन को किससे लेना है? और अगर फिर भी बच गया तो, और फिर भी बच गया तो यूटीजीएसटी। लेकिन ये तो अपने को है नहीं, बराबर। ये क्या है? तो सीजीएसटी के आउटपुट को पहले मेरे को सीजीएसटी के इनपुट से एडजस्ट करना है। लेकिन अगर फिर कमी पड़ी तो किससे उधारी लेंगे? उसी तरह ये क्या है? पहले किसके साथ, फिर अगर बच गया तो किसके साथ? यूटीजीएसटी है ना, यूटीजीएसटी के साथ, और बच गया तो मतलब सिंपल भाषा में 1 2 3 ये तीनों इसके साथ एडजस्ट हो सकते हैं। ये इन तीनों के साथ एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ये तीनों आपस में किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। जैसे इसका आंसर माइनस है, इसका आंसर प्लस है, ये आपस में एडजस्ट नहीं होगा। इसका माइनस है, इसका प्लस है, ये एडजस्ट होगा। इसका माइनस है, इसका प्लस है, ये एडजस्ट होगा। यानी कि आय ऐसा है जो सबके साथ एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ये लोग आपस में एडजस्ट नहीं होते। ये क्या होता है? नेक्स्ट ये देखो क्या लिखा, बैक CGST HGST कैन नेवर बी, ये बोला था ना, ये लोग आपस में कभी एडजस्ट नहीं होंगे। अभी क्या है? जीएसटी लायबिलिटी में देखिए क्या आ रहा है। सबसे पहले आंसर 2 होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो पॉजिटिव, मतलब आंसर प्लस में, आंसर प्लस में मतलब जीएसटी लायबिलिटी या जीएसटी पेबल। माइनस में होगा तो दो बात होगी, एक या तो रिफंड होगा या तो फिर वो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। रिफंड कब होगा और कैरी फॉरवर्ड कब होगा? जब वो जैसे जुलाई महीने का आंसर माइनस में आए, कौन से महीने का? जुलाई महीने का आंसर माइनस में, आंसर क्या होगा? बराबर। ये सेट ऑफ का मतलब ही क्या होता है? आईटीसी। सेट ऑफ मतलब जो एडजस्ट करने के बाद बचता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आईटीसी एडजस्टेड। ठीक है, अगर प्लस में आया पेएबल और लायबिलिटी, माइनस में आया तो मंथ देखने का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आ रहा है हम लोगों का। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है? पहचानने का तरीका। आउटपुट किस किस को हम बोलेंगे? पहला सेल ऑफ गुड्स हुआ तो आउटपुट होता है। कॉस्टिंग में, प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा सुना है? आउटपुट ट्रांसफर, सेल होगा तो ही तो ट्रांसफर होता है ना, आउटपुट होता है। यानी कि आउटपुट का मतलब क्या है? सिंपली भाषा में सेल्स। ऐसा वहां पे भी था, ऐसा यहाँ पे भी। और तीसरा ये देखिए क्या वर्ड, यानी कि ये तीनों वर्ड इज योर आउटपुट। क्या ये आपको समझ में आया? बराबर ना? क्वेश्चन में सब मिक्सअप दिया हुआ है, सेल्स, सर्विस प्रोवाइडेड, आउटवर्ड, तो ये सब किसके नाम है? तो इसी तरह इनपुट का भी होगा। इनपुट का देख लेते हैं, इधर तो 4 नाम है। पहला इनपुट मतलब परचेज, नेक्स्ट
इनपुट मतलब नेक्स्ट ये दिखाई दे रहा है, उधर सर्विस प्रोवाइडेड था, इधर सर्विस शायद याद रहेगा हम लोग को ये सारी चीजें की हुई। नेक्स्ट आगे जो भी खर्चे होंगे, तो खर्चे भी क्या है, समझ में आया ना, खर्चे भी क्या है। अब जैसे एग्जाम्पल सोल्ड प्रोवाइडेड, परचेज स्टेशनरी परचेज या पेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है। सो सेल सर्विस प्रोवाइडेड इज योर आउटपुट, परचेज इनपुट, स्टेशनरी पेड, स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, तो वो भी क्या होगा। तो ये नहीं है कि सर आपने तो स्टेशनरी पढ़ाई नहीं, आज तक समय आई नहीं तो मैंने पढ़ाई नहीं, लेकिन बता तो रहा हूँ ना, स्टेशनरी अगर हम लोग पे करते तो एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, आई होप आप समझ गए। तो इनपुट मतलब एक्सपेंस है, तो ये चारों भी अच्छे पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये क्या लिखा हो, फाइनली लास्ट ये देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या लिखा आपने, एग्जांपल देख लीजिए, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, डन। नेक्स्ट इनपुट, अभी जरा ध्यान से देखेंगे आप, 1 लाख में से मैं 1.5 लाख माइनस करता हूँ, आंसर प्लस में आएगा कि माइनस, पक्का। 1 लाख में से 70,000 माइनस करो तो, और 1 लाख में से 60 माइनस करो तो आप चेक कीजिए, माइनस प्लस प्लस, सो व्हेनेवर माइनस प्लस प्लस या प्लस माइनस माइनस एडजस्टमेंट, कुछ याद आया, माइनस प्लस प्लस या प्लस माइनस माइनस एडजस्टमेंट। अगर सपोज ये जो है ये भी प्लस होता ना, मेरा क्वेश्चन यही खत्म होता कि बराबर ना, अभी एडजस्ट करना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है इसके अंदर, क्रेडिट लेजर। सबसे पहले क्रेडिट लेजर को अपने को क्या करना है, एडजस्ट। कितना है, अब आप बोलोगे ये क्या लिखा हुआ है, याद रखना पहले किसको एडजस्ट करना है, वापस फॉर्मेट देख, फॉर्मेट असली फॉर्मेट, पहले क्या है माइनस, उसमें से माइनस क्या करना है, किस चीज का, क्रेडिट लेजर का। यहाँ तक समझे आप, देख ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन दे देंगे, ये प्लस ये माइनस, आंसर माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन दे देंगे, और ये प्लस ये माइनस, इसको भी क्या दे देंगे, प्लस का साइन दे देंगे, बराबर। अब नेक्स्ट ये माइनस है, ये अमाउंट को अपने को इसके साथ, और अब एक बात सुन लेना, कभी कभार क्वेश्चन में लोग ऐसा बोलते हैं 50-50%, 30-70%, 60-40%। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है अप्रैल 2019 या नवंबर 2019 के पेपर में, वो लोग ने मेंशन किया, अगर मेंशन किया होता 50-50, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, इसका 50% निकालूंगा, 50% इधर 50% इधर लिखे खत्म करूंगा। क्वेश्चन में बोला है 60-70, 60 इधर 40 इधर, 70-30, 70-30, लेकिन अब राइट नाउ क्वेश्चन में कहीं पे मेरे को दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 55 में से पहले इसको एडजस्ट करूंगा। आई होप आप समझे मैं क्या, एडजस्ट कर दो, बराबर। एडजस्ट किया, एडजस्ट करेंगे मतलब क्या, इसमें से इतना अमाउंट इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये माइनस है, प्लस में रख, ये प्लस है, इसको बोलते हैं इफेक्ट को नलीफाई करना, सेट ऑफ एडजस्ट करना, और एक टाइम पे एक काम करना, एक टाइम पे 10 काम मत करना, ये नहीं कि आप सबको साथ में करते जाए। इसमें से ये माइनस हुआ, ये आया नील, ये आया, अब सुन वापस से क्या है माइनस, और ये क्या है, तो ये एडजस्टमेंट का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक माइनस प्लस हो। जैसे ये भी माइनस, ये भी माइनस, स्टॉप, ये प्लस स्टॉप, माइनस प्लस चलते जाएगा, समझ गए आप। अब ये माइनस का मतलब क्या रहता है, एक्सेस पेड, प्लस का मतलब इट इज पेएबल, एक्सेस पेड का मतलब कम पेड की ज्यादा पेड, अगर ज्यादा पेड है तो हमको उसको क्या करना होगा, पेएबल के साथ एडजस्ट करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी ज्यादा पेड किया हुआ है, तो लोग को मैं क्या बोलता हूँ, भाई ज्यादा पेड है, चलो अपने इस पेएबल में से क्या करो, एडजस्ट करो। तो पहले मैंने इसके साथ एडजस्ट किया, अब इसके साथ एडजस्ट करो। नेक्स्ट कितना, ये
बराबर, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है। इसको देना कितना है, मेरे पास कितना है, भाई जितना है उतना ही दे पाऊंगा। ये टाइम पे मेरे पास ज्यादा था और इसको देने के लिए कम था, तो जितना था दे दिया। इस बार इसको ज्यादा देना है बट मेरे पास क्या है, कम, तो जितना उतना ही दूंगा। तो यहाँ से 28 गया, यहाँ से 28 आया, मतलब यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर है। आप लोगों को शायद एफए में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स सेम यही चीज है वहाँ, इसको उसके साथ एडजस्ट, उधर भी क्रेडिट एडजस्टेड वर्ड ही था, यहाँ पे भी वही तो लिख रहा हूँ मैं जब से, बराबर। तो यहाँ पे भी अगर आप सिर्फ क्रेडिट एडजस्टेड लिखेंगे ना तो भी चलेगा, बस ये इंग्लिश वर्ड आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से आप ये माइनस किए नील, इसमें से तो नील था ही, इसमें से ये माइनस किए, कितना बचा। अब मेरे को बताओ फाइनली क्या दिख रहा है, 9000 बच गया ना। और कुछ है, देखते हैं आगे कुछ और शायद पॉसिबिलिटीज है क्या। ये क्या लिखा है, कैश। याद है मैंने बोला था सबसे पहले कौन सा खत्म करना और लास्ट में कौन सा करना, आया तो अब तक के कोई सब में था नहीं। तो जब क्वेश्चन में आपको देख, नॉर्मली अपन क्या करते थे याद है, ओपनिंग करंट मंथ ऐड, आज तक ऐसे ही सब है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दो दो ओपनिंग दिया था, ये फॉर्मेट है, समझे आप। अगर क्वेश्चन में दो दो ओपनिंग दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दिया ओपनिंग क्रेडिट लेजर दिया, ओपनिंग कैश लेजर दिया, तो उस केस में मेरा काम होगा सबसे पहले आउटपुट माइनस इनपुट माइनस क्रेडिट ओपनिंग एडजस्टमेंट कैश ओपनिंग, क्वेश्चन खत्म। समझे आप मैंने क्या बोला। माय नॉर्मल फॉर्मेट इज आउटपुट माइनस ओपनिंग एंड इनपुट, लेकिन अगर क्वेश्चन में दो दो बार ओपनिंग दिया है तो माय फॉर्मेट विल बी आउटपुट इनपुट बराबर क्रेडिट एडजस्टेड कैश। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना है, ये माइनस 3000 कहाँ से हुआ आया, क्वेश्चन में दिया होगा। ये माइनस कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया होगा। ये माइनस कहाँ से आया, आगे देख क्या है नेक्स्ट, माइनस माइनस कितना, ये कितना 6000। ये पैसा है ना एडजस्ट नहीं होगा, सुनिए आप, इसको यहीं छोड़ दो, यानी कि यहीं पे क्या हो गया, वो बैक अप हो जाता है, समझे। बैक 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 क्या लिखा है, यानी कि कौन सा पैसा एडजस्ट होता है, ये दोनों एडजस्ट होते हैं, कौन एडजस्ट नहीं होता। अब पता चला मैंने इसको लास्ट में क्यों लिखा, समझ में है ना। तो ये याद रखने का, ये देखो लास्ट में ये माइनस है ना, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड, ये प्लस है ना जीएसटी लाइन। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आप लोग अच्छे से एक फोटो ले लेना, काफी अच्छा एग्जांपल है। और वैसे भी यूट्यूब पे लोड हो जाएगा लेक्चर, वापस से रिपीट जब देखने का देख लेना, ठीक है। एक ही जन फोटो डन। सो यहाँ पे अपना काफी अच्छा बड़ा सा चैप्टर एक और खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी आगे, इधर 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 कौन सा जीएसटी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब ये इनपुट ले ओपन में। चलो अभी हम लोगों ने अपने फॉर्मेट में आउटपुट माइनस इनपुट देखा। इनपुट का मतलब अगर सरल भाषा में समझाना है मुझे, मैं बोलूंगा डिस्काउंट, सिंपल भाषा में। अभी आप बोलोगे सर डिस्काउंट नाम क्यों ले रहे हैं आप, डिस्काउंट नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें से माइनस करने मिलता है, अरे आउटपुट माइनस, तो सिंपल भाषा में माइनस के लिए मैं डिस्काउंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। ओके, अब डिस्काउंट की जब बात आती है तो याद रखना लोगों की शर्तें, क्योंकि अगर डिस्काउंट देगा तो उससे नुकसान है ना। तो गवर्नमेंट भी जब इनपुट माइनस करने की बात करती है तो उसमें बहुत सारी टर्म्स कंडीशन, तो पहले तो कंडीशंस है वो देख लेते हैं कि भाई हम लोगों को जो माइनस करने की बात आती है तो क्या शर्तें पूरी होंगी कि हम लोगों को इनपुट टैक्स माइनस करने मिलेगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग ने माल परचेज किया होगा रजिस्टर्ड के पास तो ही हम लोग को ये माइनस करने मिलेगा। समझ गए, क्वेश्चन में लिखा है परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, माइनस करने नहीं मिलेगा। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, माइनस करने मिलेगा। परचेज गुड्स बोला है, कुछ नहीं बोला, अज्यूम रजिस्टर्ड।
तो अगर परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड वर्ड ये क्लियर कट है, सो आईटीसी नहीं मिलेगा, उस ट्रांजैक्शन को अपन क्या करेंगे, कैंसिल या फिर इग्नोर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ टैक्स। टैक्स इनवॉइस का मतलब अपने पास पक्का बिल होना चाहिए। आप बोलते हो मैंने माल खरीदा सबूत दे, अरे था वो बिक गया, ऐसा नहीं होता, आपको सबूत देना पड़ेगा। सबूत के तौर पे क्या देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा। और वो बिल भी कैसा रहना चाहिए, कच्चा बिल नहीं, पक्का बिल। अब आप बोलेंगे सर ये कच्चा बिल पक्का बिल क्या होता है, वो बिल जिसके अंदर सामने वाले का पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल होता है, उसका GSTIN नंबर होता है, वो पक्का बिल माना जाता है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर मैं उसको ये टैक्स का पेमेंट कर रहा हूँ तो उसका जीएसटी जो नंबर उसने प्रोवाइड किया है वो चेक करना कि वाकई वो उसी के नाम पे रजिस्टर है, किसी और पर्सन के नाम पे रजिस्टर, समझे। तो अगर आपके पास बिल नहीं है तो आपको आईटीसी माइनस करने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ये दिखाई दे रहा है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, जरा वो समझते हैं। समझो आपको पैसे की जरूरत थी, ठीक है, मुझे भी पैसे की जरूरत थी, तो मैंने आपके ऊपर बिल ऑफ एक्शन सुना, बिल ऑफ एक्शन ड्रॉ कर दिया। अब वो बिल ऑफ एक्शन ड्रॉ करने के बाद वो बिल्स रिसीवेबल बन गया, और बिल्स रिसीवेबल में गया किसके पास, बैंक के पास, इसको दिया, बिल डिस्काउंट कर दिया, समझ गया आप। क्या कर दिया, डिस्काउंट करने के बाद क्या होता है, वो मुझे बैंक पैसा देता है और 3 महीने का 2 महीने का टाइम रहता है मुझे उसे रिटर्न करना है, और मुझे उसको क्या देना वाला, नॉमिनल इंटरेस्ट का अमाउंट, जिसको डिस्काउंट प्राइस बोलते हैं, बराबर। यही काम हर्षद मेहता करता है। कितने पैसा ले लिया ना, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। अब वो 3 महीने तक वो पैसा यूज करता था शेयर मार्केट, इसको दिया 5000 और उसी से कमाया 5 लाख। फिर ये जब वापस से उसके पास जाता था, ले भाई तेरा पैसा ले, समझे। तो इस केस में देखो दोनों जन ने क्या किया, भरपूर पैसे कमाए कि नहीं। तो अगर वो सीरीज आप देखते हो, वेब सीरीज, तो उसके अंदर पूरा यही, उसमें वर्ड लिखा बैंक रिसिप्ट, यानी कि बिल डिस्काउंट कर रहा है, पैसा 2-3 महीने के लिए ले रहा है, वो 2-3 महीने तक पैसा क्या करता है, वो शेयर्स मार्केट में डाल के रखता है। फिर ये जब बैंक उसके पास पैसा मांगने जाता है, वो उसको दे देता है, पैसा खत्म, पूरा पैसा आप लीजिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक तरीके का फ्रॉड हो रहा है। आपने माल खरीदा, आप दोनों ने माल बाइंग सेलिंग किया क्या, लेकिन फिर भी मैंने आप पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज कब ड्रॉ करता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेल ऑफ गुड्स करता है। क्या मैंने सेल ऑफ गुड्स किया, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, माल आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया। ऐसा हो सकता है, चीटिंग कर सकते हो। तो इसके लिए कॉस्टिंग याद करो, फीफो मेथड। अब जब माल खरीदते थे उसको रजिस्ट्रेशन के लिए वो याद है रिसिप्ट पेमेंट करते थे। तो आपने माल खरीदा तो भी वो रजिस्टर बनाया होगा ना, वो दिखाओ, नहीं है इनपुट नहीं मिलेगा, ये वो रिसिप्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आप लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स है ना, वो दिया रहेगा तभी तो आप लोग मांग रहे हो ना डिस्काउंट। अगर आपने वो पेड ही नहीं किया तो डिस्काउंट मिलेगा क्या। एक एग्जांपल, एक दुकान में लिखा हुआ डिस्काउंट 50% सेल, और डिस्काउंट कब मिलेगा, मैं दुकान के बाहर ऐसे खड़े रहो तभी मिलेगा, या जाके अंदर कुछ खरीदूं तो मिलेगा। नहीं खरीदने का डायरेक्ट बोलेगा हाँ डिस्काउंट दे दो, हम बाहर से बाहर लेके जाएंगे, नहीं ना। तो उसी तरह हम लोग को भी ये डिस्काउंट तब मिलेगा जब हमने क्या पेड किया होगा, और ये टैक्स पेड करने के बाद अपने को क्या करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। रिटर्न फाइल का मतलब जो भी हम लोग ने बिजनेस किया उसका समरी, उसका डिटेल गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। अरे पहले जमा तो करो तभी डिस्काउंट मांगोगे ना, पहले कपड़े खरीदने तो जाओ फिर डिस्काउंट मांगो, वैसे ही। सो यानी कि सेकंड पॉइंट क्या लिखा देखिए, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट अभी क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन। पहली बात तो किस चीज पे चार्ज होता है, एसेट्स के ऊपर। अब ये मेरा बिजनेस है, हाँ या ना, तो बिजनेस है तो एसेट्स तो होगा ही। अगर हम लोग बिजनेस है एसेट्स होगा ही, तो या तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करो या तो इनपुट माइनस करो। अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो ये नहीं मिलेगा, समझे आप। अगर आप लोग आईटीसी माइनस करोगे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल है, हम लोग होटल में खाना खाने गए, या तो आइसक्रीम ले या तो थम्स अप। आइसक्रीम लेगा तो थम्स अप नहीं मिलेगा, और अगर थम्स अप लिया तो यानी कि आईटीसी का सेम वैसे कैसे। अगर आपके एसेट्स पे आपको क्या मिल रहा है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो यहाँ पे वर्ड क्या है, शुड नॉट, तो आईटीसी मिलेगा। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है,
हर एक चीज पे करने को टाइम लिमिट होता है ना, ऐसा तो नहीं मैं आज तेरे से माल खरीदता हूँ 4 साल के बाद आ जा पैसे ले। अरे भाई सामने वाले को भी तो पैसे का जरूरत है, तो उसकी लिमिट कितने डेज की है? 180 डेज का मतलब एक दिन में अगर मैं एक महीने में अगर मैं 30 दिन मानूं तो 6 महीने की बात है। एग्जाम्पल मैंने जनवरी में माल परचेज किया और मैंने उसका पेमेंट दिया अक्टूबर। जरा गैप चेक करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त बोला ना मैंने, 8 महीने हुए। एग्जाम्पल 1 तारीख को खरीदा था, अगस्त का लास्ट को पेमेंट किया, 8 महीना हुआ। 30 दिन के हिसाब से 8 3 are 240, इट इज मोर देन 180 डेज। आईटीसी नहीं मिलेगा। मैंने जनवरी खरीदा और फेब में पैसा दे दिया, क्या ये 180 दिन के अंदर है? आईटीसी माइनस करेंगे। अब माइनस करने मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका क्या मतलब होता है? अगर माइनस करने मिलेगा तो उसको आपको टिक करना है, आपने आईटीसी चैप्टर में किया था। अगर माइनस करने नहीं मिलेगा तो उसको क्या करना है? कैंसिल। शायद कल ही किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ? इसके टाइम पे भी मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट में था, मैंने आपको 1 लाख शर्ट का ऑर्डर दिया, बराबर? यही सेम वर्ड यूज किया था वहाँ पे भी। क्या आप लोग 1 लाख शर्ट पूरा डायरेक्ट मेरे को एक साथ दे सकते हैं? इंस्टॉलमेंट में देंगे, पक्का ना? तो पहला इंस्टॉलमेंट 25। अगर जब मेरे को प्रोडक्ट एक साथ नहीं मिल रहा है तो मैंने पेमेंट भी एक साथ किया होगा क्या? मैंने भी तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया होगा। अब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करा तो मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट कब खत्म हो रहा है? चौथे पे, तो आईटीसी भी मिलेगा चौथे। अगर समझो सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट था, पहला दूसरा तीसरा, तो पहले पे नहीं मिलेगा आईटीसी, दूसरे पे नहीं मिलेगा, किस पे मिलेगा? तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, गुड्स परचेज्ड इन इंस्टॉलमेंट, ओके, फॉर 3 इंस्टॉलमेंट, ओनली 2 इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। कितनी थी टोटल? मैं अब तक कितना पेमेंट हुआ? क्या अभी भी बाकी है? आईटीसी कैंसिल, नहीं मिलेगा। 2 इंस्टॉलमेंट था, दोनों इंस्टॉलमेंट पेड कर दिया, आप बोल पक्का मिलेगा के लिए क्या करना है? क्वेश्चन में उसको सिर्फ टिक कर, ठीक है? तो ये 8 कंडीशंस है। अगर ये 8 कंडीशन पूरी होगी तो आईटीसी पे टिक करेंगे, और ये 8 कंडीशन पूरी नहीं हुई तो उसका क्या करेंगे? कैंसिल, ठीक है? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का ब्लॉक क्रेडिट। अब ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या है? जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? अब पेड के अंदर कैसे? इसके पहले कंडीशन था, कंडीशन की शर्त क्या थी कि अगर कंडीशन पूरी हुई तो टिक करो, कंडीशन पूरी हुई तो कैंसिल कर दो। लेकिन ये जो पॉइंट है टोटल 13 पॉइंट्स है, ये जैसे ही दिखा डायरेक्ट क्या करना है? अपने को कैंसिल करना है। भले इसको पूरा हो या ना हो, डायरेक्ट क्या होगा? कैंसिल। जैसे कि सबसे पहले क्या वर्ड दिख रहा है? क्वेश्चन में लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम नॉन रेजिडेंट, कैंसिल। भले वो 180 डेज के अंदर हो या ना हो, डायरेक्ट क्या होगा? कैंसिल। नेक्स्ट क्या है? कोई भी चीज हम लोग ने किस चीज के लिए खरीदा है? पर्सनल, वो भी क्या आएगा? कैंसिल। ये क्या लिखा हुआ है? मूवेबल प्रॉपर्टी है तो टिक, इमूवेबल है तो कैंसिल। नेक्स्ट, ये जो काम किया है उन लोगों का, जब ये कंस्ट्रक्शन ही कैंसिल है तो उनका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? कैंसिल। ये क्या लिखा हुआ है? अगर कोई बॉस आप लोगों को ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और गवर्नमेंट ने बोला भाई कंपलसरी देना है तो ये टिक होगा, लेकिन हम लोग अपने मर्जी से दे रहे तो वो कैंसिल होगा। तो इसके टाइम पे हमेशा याद रखना, रेंट कैब एंड हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ब्रैकेट में लिखा रहना चाहिए मैंडेटरी या कंपलसरी। मैंडेटरी कंपलसरी टिक है, नॉट मैंडेटरी कुछ नहीं लिखा है तो वो कैंसिल, इग्नोर। ये क्या लिखा हुआ? रेस्टोरेंट में खाना पीना ऑलरेडी पर्सनल के कैंसिल बोला ही गया है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? क्लब, हेल्थ क्लब, जिम एंड ऑल, पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पस, कैंसिल। आगे है हम लोगों का, मैंने सब लोगों को बताया था 100 आईफोन मैंने बांट दिया, ये तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बराबर ना? प्रूफ है कुछ? जिसका प्रूफ नहीं उसका आईटीसी भी। तो इसके लिए आपका अगर फ्री सैंपल हो या गुड्स स्टोलन हो या फिर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ भी हो, गुड्स गया फोकट में, आईटीसी कैंसिल, इग्नोर। नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है? फूड एंड बेवरेजेस, यानी खाने पीने की चीजें, इसमें भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही खाने पीने की चीजें आपका बिजनेस है तो आपको आईटीसी मिलेगा। जैसे मैंने मिठाई खरीदा घर के लिए, नो आईटीसी। मेरा मिठाई का दुकान है, अब मैंने मिठाई किया, खरीद लिया है तो आईटीसी। फर्क पता चला? मैंने मेरे लिए कार लिया, नो आईटीसी, लेकिन मैंने कार लिया मेरे बिजनेस के वो रहता ना ड्राइविंग स्कूल, आईटीसी मिलेगा। नेक्स्ट,
ये क्या लिखा हुआ है? कॉम्पोजिशन डीलर। हम लोग ने कॉम्पोजिशन स्कीम में सुना था कि कॉम्पोजिशन डीलर लोग के लिए रेट ऑफ टैक्स बहुत कम है, ऑलरेडी रेट ऑफ टैक्स बहुत कम है, ऊपर से इन लोगों को आईटीसी यानी कि वापस एक डिस्काउंट, डबल डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके लिए कॉम्पोजिशन डीलर का अगर नाम आता है तो वो भी डायरेक्ट क्या किया जाएगा? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? बराबर ना? ये अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो ऐसे चोरी कर रहे हो, ऊपर से आपको डिस्काउंट भी चाहिए, बराबर। ये क्या लिखा हुआ? अभी मैंने बताया पर्सनल यूज के लिए खरीदा, नहीं मिलेगा। ये क्या लिखा हुआ? अगर आप लोग फैमिली फंक्शन गेट टुगेदर के लिए कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आईटीसी, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का खर्च, बराबर। और एक दो चैप्टर है वो खत्म होगा तो हम लोगों का ये पूरा रिवीजन हो जाता है। हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर से क्या चालू करने का है? पेपर सॉल्व। और वो कब आएगा? थर्सडे आ रहा है ना, आज मंडे, थर्सडे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करते हैं? देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी आ जाते हैं टाइम ऑफ सप्लाई या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, किसी के भी टाइम ऑफ सप्लाई पे आ जाओ, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, इसमें कोई झंझट नहीं है। देख लो जरा, ज्यादा बड़ा है भी नहीं, छोटा सी टॉपिक है। चलो देखो, टाइम ऑफ सप्लाई में असली में दो ही चीज है, एक गुड्स का और दूसरे का क्या है? आपने देखा होगा सारे गुड्स के अंदर अपने अर्लियर किया था, सिर्फ हम लोगों ने चेंज किस में किया था? आरसी में शायद याद रहेगा वो 30 डेज का है, जिसको हम लोग को क्या करने का है? ये क्या लिखा हुआ देखो, पहला क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा ये तीनों चीजें दिखाई दे रही है। इन तीनों से अपने को क्या लेना था? व्हिचएवर इज, इस रूल में चेंज, इस रूल में चेंज है, ध्यान से सुनो। मूवमेंट ऑफ गुड्स में अभी ये कैंसिल हो गया। क्या चीज कैंसिल हो गया? पहले अपन ये तीनों में से क्या करते हैं? सिलेक्ट करते थे ना। अब इन दोनों में से अर्लियर लेना। किस किस में से? याद रहेगा ना बात? यानी कि कौन सा कैंसिल हो गया अभी? ये दिया रहेगा, इसको अपने को क्या करना है? कैंसिल। अब बताओ कौन बचा? इन दोनों में से कौन सा लेना है? अर्लियर। याद रहेगा ना बात? पुरानी टेक्स्ट बुक में ये तीनों है, नई टेक्स्ट बुक में सिर्फ दो ही, बराबर। नेक्स्ट ये याद रखना आगे, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, इसके अंदर जैसा था वैसे का वैसे ही, इसके अंदर कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट वही सेम रूल अर्लियर। फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? ये रिपीट हो गया है, ये पेमेंट टू सप्लायर, ठीक है। इसमें भी वही सेम रूल है, व्हिचएवर इज अर्लियर, बराबर। मतलब मोस्टली सब में क्या है? अर्लियर। सिर्फ आपको ये चेंज याद रखना है, इसके अंदर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स नहीं है, ठीक है। आगे ये क्या लिखा हुआ है? पहला, इसमें भी रूल क्या है? अर्लियर। नेक्स्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम सुना था? आरसीएम में रूल क्या था याद है? 30 डेज। 30 डेज कैसे कैलकुलेट करने का वो भी सिखाया गया है, बराबर। अब किसका चीज आ गया? सर्विस का। जरा देख लो क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल केस में क्या बोला था याद है? दो को कंपेयर करो, अगर गैप 30 से कम रहेगा तो इनवॉइस लेने का, अगर 30 से ज्यादा रहेगा तो क्या लेने का? सर्विस, बराबर। आगे क्या लिखा? स्टेप 2, इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसको किससे कंपेयर करेंगे? डेट ऑफ रिसीप्ट। और रूल क्या है? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि आरसीएम, उसमें 30 डेज था, इसमें कितना डेज है? और रूल वही है, मतलब असली में रिवर्स चार्ज और नॉर्मल केस ये, और उधर का मूवमेंट और रिवर्स चार्ज, यानी कि असली में सिर्फ 4 ही वैरायटी कर लिए, 4 वैरायटी कर लिए, अपने ये चैप्टर क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? चेंजिंग रेट। ये चांसेस बहुत ना के बराबर है, क्योंकि ये बहुत पहले आया करता था, आज तक मतलब वहाँ पे भी आया नहीं है ये लेवल हार्ड करने के लिए। इसमें क्या याद है? ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू किया था, ये वो वाला केस, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपना क्या बच गया है? एक लास्ट चैप्टर, किसका? प्लेस ऑफ सप्लाई, अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो देख लो लास्ट, ये सारे जो भी हम लोग कवर अप कर रहे हैं सब क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, बराबर। हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जरा आ जाते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ ज्यादा नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जितने भी एड ऑन एक्सपेंसेस होते हैं उसको अपने को ऐड करना है। जीएसटी अगर इंक्लूडेड रहेगा तो उसको अपने को क्या करना है? लेस करना है। डिस्काउंट को हमको क्या करना है? लेस करना है। और जो खर्चे ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं उसको हम लोग को क्या करना है? इग्नोर।
सब्सिडी की बात है तो सब्सिडी में दो बात होती है। एक, सब्सिडी में कितनी बात होगी? दो बात। एक, गवर्नमेंट के द्वारा है तो इग्नोर, प्राइवेट के द्वारा है तो उसको क्या किया जाता है? ऐड। अभी यहाँ पे देख लो क्या क्या ऐड करना है। वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, सेलर्स एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंस, टैक्सेस अदर देन, और जीएसटी नहीं होना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स रहेगा चलेगा, ऑक्ट्रा रहेगा चलेगा, कोई भी रहेगा चलेगा, जीएसटी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे लेस में क्या है? और याद रहेगा हम लोगों ने जीएसटी इंक्लूडेड बोला था, इंक्लूडेड रहेगा तो माइनस करो। अगर ये वर्ड है सिर्फ, क्या वर्ड दिख रहा है आपको? तो उसको इग्नोर करो। जो इंक्लूडेड रहेगा इसमें से माइनस करेंगे। कैसे? इंक्लूसिव का फॉर्मूला याद है? वैसे ये क्या लिखा हुआ है? मतलब खर्चा ऑलरेडी इसके अंदर है तो फिर से क्यों ऐड करूं? सब तो डबल ऐड हो जाएगा ना। ये क्या लिखा हुआ है? क्या इसमें इंक्लूडेड है? इसके लिए देखिए इसको मैंने क्या किया, तो लेस कब करने का? ये क्या लिखा हुआ है? बायर एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि गुड्स रिसीव्ड होने के बाद तुमने खर्चा, जब तक ट्रैवलिंग तक का खर्चा है तुम ऐड करो चलेगा, लेकिन रिसीव्ड होने के बाद का खर्चा होगा तो उसको क्या करना है? ठीक। नेक्स्ट आता है हम लोगों का सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी का सिंपल क्या रूल है? अगर वो सब्सिडी कौन प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम लोग को क्या करना है? और अगर वही सब्सिडी कौन प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। बराबर। अब यहाँ पे देखो जीएसटी के बारे में क्या लिखा हुआ है? तो पहले उसको क्या करना है? लेस करो। फिर लास्ट में अगर उन लोगों ने ऐसा बोला है कि ऑल्सो कैलकुलेट जीएसटी, तो माने अपना नीचे आंसर आता था वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके अंदर वो परसेंटेज निकालने का वैल्यू ऑफ सप्लाई का, और उसमें जीएसटी क्या करने का? ऐड करने का। समझे मैंने क्या बोला? जैसे हम लोग का आंसर है लास्ट का 1,10,000, तो उसमें जीएसटी ऐड करना, अगर जीएसटी कैलकुलेट बोला होगा तो। नहीं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन खत्म होता है। ये क्या लिखा हुआ? पहले क्या करो, और अगर क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट जीएसटी तो लास्ट का जो आंसर आएगा उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करके उसको क्या कर देगा? ऐड। हम लोग ने आज तक ऐसा क्यों लास्ट में ऐड नहीं किया? क्योंकि किसी क्वेश्चन में उसने बोला ही नहीं। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर वो बोलते हैं ऑल्सो कैलकुलेट, आज तक हम लोग ने जो भी सम किया उसमें कैसा था? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे, ऐड जीएसटी कर देंगे, लास्ट का आंसर अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे अपना क्या हो गया? लास्ट पैकअप हो गया। ओके। सो जितना भी हम लोगों ने ट्राई किया है अब वो आपको समझ में आया होगा। इसको बंद कर दे।